आप देख रहे हैं SPN न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। आज हम बात करेंगे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के बारे में। अमित शाह आजकल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए इसलिए ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि अभी पिछले दिनों 3 राज्यों में हार हुई। हार होने के बाद बल्कि 5 राज्यों में हार हुई, 3 राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। ये वही अमित शाह थे जो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, और अब शायद कांग्रेस मुक्त भारत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में रैली करने पहुंचे थे अमित शाह। वहां पर अमित शाह ने एक झूठ बोला है, उस झूठ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। असल में अमित शाह ने रैली के दौरान अपने कहा कि जो मेगा रैली हुई थी ममता बनर्जी की, जिसमें पूरा विपक्ष एकजुट हुआ था, उसमें अमित शाह ने कहा कि उन्होंने कोई भी नेता ने वहां पर वंदे मातरम या भारत माता की जय के नारे लगाना मुनासिब नहीं समझा। और फिर उसके बाद हालांकि ये झूठ बोला उन्होंने, और ऐसा नहीं है। वहां की रैली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहां नारे भी लगाए गए थे और भारत माता की जय का भी जयकारा हुआ था। तो यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अमित शाह का ये झूठ कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। और फिलहाल जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया के इस दौर में खासकर हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता खासकर के इस कड़ी में कहीं ना कहीं झूठ बोलने में थोड़ा आगे 2 कदम चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अलग तरीके का विषय हो जाता है। बहरहाल आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से 2019 का शुरुआत हो चुकी है और लोकसभा का चुनाव का भी जिस तरीके से अनौपचारिक तरीके से शंखनाद हो चुका है। पीएम मोदी आगरा में भी रैली कर चुके हैं, राहुल गांधी राजस्थान में जयपुर में रैली कर चुके हैं, और प्रियंका गांधी को महासचिव बना दिया गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ऐसे में अब ये लग रहा है कि आने वाला वक्त जो है वो बीजेपी के लिए बहुत कठिनाइयों भरा है। असल में उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको जिन मुद्दों पे जनता लेकर आई थी, आपको जिन वादों पर, जिन वादों के दम पर आप सत्ता में आए थे, आपने उन वादों से कहीं उलट काम किया। आपने उन वादों को पूरा नहीं किया। आपने अच्छे दिनों का वादा किया, आपने विकास का वादा किया, आपने डिजिटल इंडिया का बात करी, आपने रोज़गार 2 करोड़ रोज़गार हर साल देने का वादा किया, आपने जो है वो स्वच्छ भारत का सपना लेकर आगे बढ़े, गंगा के स्वच्छ के लेकर आगे बढ़े। वहीं राम मंदिर का मुद्दा एक कहीं ना कहीं ज्वलनशील मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा लेकर आप आगे बढ़े, आपने उसके दम पर वोट हासिल किए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। तो ये सारी मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार बीजेपी पर सवाल उठते रहे। और फिर दूसरी बात हमने देखा कि बीजेपी के नेता हों या शीर्ष नेता हों या ज़मीन पे नेता हों, सब नेता जो हैं वो लगातार कांग्रेस पर ही निशाना साधते रहे। पूरे इन 4.5 साल में वो कांग्रेस पर हमलावर रहे। देखिए, कांग्रेस की बात जहाँ तक है तो 2013 में जब यूपीए का कार्यकाल चल रहा था तो उस वक्त जनता ने यूपीए को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, उनको हटा दिया, सत्ता से बेदखल कर दिया। उनको इस बात की सज़ा मिली और फिर आपको वो लेकर आए। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से 4.5 साल में बहुत सारी चीज़ों में हमने देखा कि गौरक्षा के नाम पर मासूम लोगों को मारा गया, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी, वहीं फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने को पर कई सवाल खड़े किए गए। फिर योगी आदित्यनाथ का वो जो रवैया नज़र आया वो भी कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बीजेपी के पास अब मुद्दा क्या है। देखिए, आप बहुत दिन तक आप जनता को उलझा रख सकते हो, आप जनता को बहुत दिनों तक बहका सकते हो, आप जनता के साथ धोखा कर सकते हो बहुत दिनों तक, लेकिन नहीं कर सकते। आप जनता को आप बहुत दिन तक जो है धर्म की चाशनी चटा सकते हो, धर्म के नाम पर आप लड़ा सकते हो, लेकिन कितने दिन तक। अब जनता को पेट पे जब लगती है, जब व्यापारियों के व्यापार खत्म होता है, जब बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता है, तो फिर जनता करेगी क्या? फिर जनता सवाल पूछेगी। अब अमूमन लोग ये कहते हैं कि भाई सवाल जो है वो राहुल गांधी से पूछना चाहिए, सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए। अरे भाई, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होगी तो सत्ता वाली से बात करी जाएगी। सवाल यहाँ पर सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों से होता है,
सवाल जनता उनसे पूछती है जिनके हाथों में सरकार होती है, जिनके हाथों में सरकार की चाबी होती है, जनता उनसे सवाल पूछती है। मेरे यहाँ की सड़क नहीं बनेगी तो मैं अपने नेता को, अपने जो प्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक है या सांसद है या कोई भी मेरा लोकल नेता है, मैं उसको पकड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको वोट दिया है, मेरा हक है उस पर, उससे पूछने का कि भाई मैंने आपको जिताया है, आपको इस लायक बनाया है कि आज आप लाल बत्ती में घूम सकते हैं, आज आप विधायक या सांसद कहला सकते हैं, इस वजह से क्योंकि मैंने आपको वोट दिया है। तो फिर मेरा हक उन पे है। अब ये तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अनएथिकली बात हो जाएगी बिल्कुल, कि अब एक तो जो चुनाव जीते वो और एक जो चुनाव हार जाए वो, तो सवाल किससे पूछा जाए? जो चुनाव हार गया उससे या चुनाव जीत गया उससे? जाहिर सी बात है जो चुनाव जीता है उससे ही सवाल पूछा जाएगा कि भैया मेरे वहाँ सड़क क्यों नहीं बनी, मेरे यहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा, मेरे वहाँ साफ पानी क्यों नहीं आ रहा, मेरी बिजली क्यों नहीं आ रही, मेरे युवाओं को रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा, मेरे यहाँ जो है वो बेहतर अस्पताल क्यों नहीं खुल रहा है, मेरे यहाँ बेहतर जो है वो चीज़ें क्यों नहीं दी जा रही, सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही, बेहतर ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं दिया जा रहा। तो ये सवाल जनता पूछेगी, ये जनता की ज़रूरतें हैं। आप जनता के खैर ख्वाह बन के आप टिकट वोट हासिल करते हो, आप सत्ता के ऐशो आराम उठाते हो। आप जब सत्ता के जब आप ऐशो आराम उठाते हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जनता के वादों पर पूरा होते हैं। और शायद बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा कमज़ोर होती हुई नज़र आई। साथ ही साथ हमने देखा कि बीजेपी लगातार जो है बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह हों या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, लगातार जो है उस चीज़ को कहते रहे, इस चीज़ को कांग्रेस पर निशाना साधते रहे, कांग्रेस के ऊपर बात करते रहे। लगातार हमने देखा कि तमाम रैलियों में, तमाम जो है वो जगह हमने देखा कि वो करते हुए कहते हुए नज़र आए। परिवारवाद पर हमला किया, लेकिन वही परिवारवाद अब जब प्रियंका गांधी आई हैं तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि कांग्रेस में परिवारवाद पुराना है। और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये पूरा एक परिवार है और इसमें कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन वहीं क्या परिवारवाद क्या फेडरल तरीके से बीजेपी में नहीं है? क्या बीजेपी परिवारवाद से बचा हुआ है? अगर हम देखें तो वसुंधरा राजे के बेटे भी राजनीति में हैं और बहुत से ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिनके बेटे नेता हैं, राजनेता हैं, राजनीति में अच्छा खासा काम कर रहे हैं। तो सिर्फ अगर हम सीपीएम को छोड़ दें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, तो उसको छोड़कर बाकी सारी पार्टियों में तो परिवारवाद है ही। समाजवादी पार्टी में आप देखें ऊपर से चला आ रहा है मुलायम सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, सब पूरा परिवार ही तो है ये। तो वही दूसरी तरफ हम देखें बहुजन समाज पार्टी जो एक वक्त तक अछूती थी परिवारवाद से, वो भी अब देखिए अपने भतीजा आनंद को आगे कर रही हैं। तो क्या वो भी परिवारवाद नहीं आता? क्या आरएलडी के क्या जयंत चौधरी हों तो ये नहीं आता है? आरजेडी में आप देख लीजिए लालू प्रसाद यादव के बेटे आए किस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं परिवारवाद जो है वो अलग तरीके का पनपता हुआ जा रहा है। बहरहाल बीजेपी के लिए थोड़ा सा वक्त ये टफ चल रहा है, बीजेपी के लिए थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं और बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा ये हमें लग रहा है लम्हा। और जाहिर सी बात है लगना इसलिए भी लग रहा है क्योंकि बीजेपी के लिए दिक्कत ये भी है कि वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करे और किस तरीके से चीज़ों को संभाले और किस तरीके से चीज़ों को लेकर चले। क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से प्रियंका गांधी के नाम पर दांव खेला है और प्रियंका गांधी को लेकर आई है। वहीं अमित शाह काफ़ी बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं और अमित शाह ने जो अभी वेस्ट बंगाल की रैली में झूठ बोला है वो भी कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि ये अमित शाह
ने जिस तरीके से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गुमराह करने की कोशिश की है, तो इस पर थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है ताकि जनता के सामने सच पहुंच सके। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए SP9 न्यूज़। नमस्कार।